हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुराही। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ग्लोबल साउथ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि ग्लोबल साउथ हैज बीन मेकिंग न्यूज हेडलाइंस फॉर क्वाइट सम टाइम्स। टू रिमाइंड यू, लास्ट वीडियो में हमने इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को काफी डिटेल और कॉम्प्रहेंसिव मैनर से डिस्कस किया। The major landmark achievement of India's G20 presidency was the entry of African Union into G20. दोस्तों, African Union, which is a continental union of 55 countries, has become a member of G20 grouping. इसका मतलब India has emerged as a strong voice to the global south, which has historically been underrepresented in the global forums. Now the question arises, what is basically global south? To know about global south, I hope आपने हमारा G20 प्रेजेंसी वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा. In case you haven't watched the video yet, you can check the link in the description box. दोस्तों, why am I insisting on G20 प्रेजेंसी वीडियो? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद you must have been curious to know the meaning of global south concept in more depth. इसलिए आज की वीडियो में हम ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। Besides this, we will understand the context, relevance and the impact of global south in global affairs. इससे हमें पता चलेगा कि how significant and relevant is actually global south in international relations. So guys, let's get started. दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जनरली देयर एग्जिस्ट बाइनरीज एंड हायरार्कीज. वन सच बाइनरी इज ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ. Global South, in simple terms, refers to developing countries, less developed countries, or underdeveloped countries. These developing या underdeveloped countries primarily Africa, Asia और Latin America में situated है. जहां ग्लोबल साउथ को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, वहीं ग्लोबल नॉर्थ को डेवलप्ड कंट्रीज के साथ एसोसिएट किया जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि ग्लोबल साउथ का कोई ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है दे आर पार्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ. For example, India and China, the two largest countries in global south, are located geographically in northern hemisphere. So geographically, northern hemisphere does not mean global north. For example, India and China. Likewise, southern hemisphere does not mean global south. For example, दोस्तों, Australia southern hemisphere में located है, but it's a part of global north, not global south. Therefore, we can define global south as countries that share political, geopolitical, economic and historical commonalities among each other. For example, these countries of Africa, Asia and Latin America have been historically victims of colonialism and imperialism. नेक्स्ट हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डेफिनेशंस को जानेंगे. दोस्तों, UNCTAD के अकॉर्डिंग ग्लोबल नॉर्थ इंक्लूड्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने ग्लोबल नॉर्थ को डिफाइन किया है, उसी तरह दे हैव आल्सो डिफाइंड ग्लोबल साउथ. UNCTAD के अकॉर्डिंग ग्लोबल साउथ इंक्लूड्स अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियंस, एशिया एंड ओशिनिया. बट एशिया में इजराइल, जापान और साउथ कोरिया ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं है. वहीं इन ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर आल्सो नॉट पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ. अगर हम UNCTAD की डेफिनेशंस ऑफ ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को क्लोजली ऑब्जर्व करें, इट ऑल्सो शोज कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बाइनरी इज नॉट जोग्राफिकली डिफाइंड. फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया इज कंप्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, येट इट्स अ पार्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ. दोस्तों, आफ्टर डिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ and marking the distinction between the two terms global north and global south, it's a time to take stock of the history of global south. इसमें हम डिस्कस करेंगे इमर्जेंस ऑफ द टर्म ग्लोबल साउथ, ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू ग्लोबल साउथ एंड फाइनली मोमेंटम एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल साउथ. दोस्तों, आप सभी को पता है कि द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर एक सिग्निफिकेंट इवेंट था इन इंटरनेशनल रिलेशंस that shaped the foreign policies of countries.
Cold War period witnessed many developments. One such major development was the ideological division of world into two alliances or blocks, East and West classification. Eastern classification में सोवियत यूनियन और चाइना इंक्लूडेड थे. Eastern bloc was committed to the ideology of socialism and communism. वहीं वेस्टर्न ब्लॉक में यूएस और उसके allies थे. US and its allies in Western Bloc represented ideology of liberal democracy and capitalism. This was the context in which the Third World originated. Third World term को एल्फ्रेड स्वे ने कॉइन किया in 1952. इस टर्म को यूज किया गया to represent under industrialized nations by एल्फ्रेड स्वे. दोस्तों, Third World emphasized first exclusion from East-West conflict of Cold War. Second, Third World was characterized by poverty, instability, and shared colonial history. Guys, this was the background in which the term Global South emerged. दोस्तों, Global South term को first use किया गया कार्ल ओगलेसबाई ने in 1964. कार्ल ओगलेसबाई ने Global South term को वियतनाम वार से एसोसिएट करके लिखा कि The war in Vietnam represented a history of northern dominance over the global south. Basically, कार्ल ने northern dominance को global south के context में use किया. Now we will talk about transition. दोस्तों, transition from third world to global south matured in 1990s. USSR के disintegration से पहले these countries were called a third world. The term third world as a term की popularity diminish हुई सोवियत यूनियन के disintegration के बाद. Soviet Union disintegration marked the end of Second World and the more visibility and influence of non-aligned movement. दोस्तों, shared history of colonization or similar socio-economic indicators were the common features of Global South which gave context and momentum to it. नेक्स्ट हम फीचर्स ऑफ ग्लोबल साउथ को डिस्कस करेंगे. दोस्तों, पहला फीचर ये है कि ग्लोबल साउथ प्राइमरीली लोअर इनकम कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका में लोकेटेड हैं. सेकंड फीचर है कि ग्लोबल साउथ फेसेस मल्टी डायमेंशनल इश्यूज जैसे कि हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, poor health facilities. For example, you will find the poorest countries in Africa. So Global South as compared to Global North are battling with challenges of underdevelopment, poverty, impact of climate change, gender inequality and governance issues. Third feature of Global South countries का ये है कि these countries have been victims of imperialism and colonial rule. So they share similar experience of oppression and exploitation. दोस्तों, despite the highest incidence of poverty and colonial history, Global South is showing hope and optimism by emerging economically. Prominent countries जो कि Global South को generally represent करते हैं, they include Brazil, China, India, Indonesia and Mexico. In countries में despite having high demography, on the economic scale, they have shown remarkable growth economically. ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स भी ऑलमोस्ट कॉमन है जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशंस, हेल्थ एंड डिजीज, जेंडर इनइक्वालिटी, पुअर गवर्नेंस एंड अंडर डेवलपमेंट जैसे इश्यूज. देयरफॉर, summing up these features of global south, we can say global south is characterized by lower income countries, colonial history and underrepresented in international forums. However, Global South is growing its footprint in international relations. China, India, Brazil are globally acknowledged for their impressive growth and development. अब हम finally discuss करेंगे कि how Global South is reshaping geopolitics and global politics. दोस्तों, since the world is changing, so is the Global South. Role and relevance of Global South is becoming increasingly important. ग्लोबल साउथ एजर्ट कर रहा है बोथ ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रंट. फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका एक तो ग्लोबल साउथ का पार्ट है एंड एट द सेम टाइम इज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स. वही इंडिया एंड चाइना आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट. ब्राजील हैज ऑल्सो बीन मार्चिंग अहेड इकोनॉमिकली. दोस्तों, IBSA, India, Brazil and South Africa is also a new forum.
as their power and influence is increasing. That's why global south के ये countries are voicing their shared concerns, be it their issues of development, epidemics, climate change, energy security और gender justice. दोस्तों, ग्लोबल जस्टिस जहां एक इकोनॉमिक और कल्चरल आइडेंटिटी है, वहीं इट हैज आल्सो चैलेंज्ड ट्रेडिशनल पावर डायनामिक्स ऑफ वेस्ट. ग्लोबल साउथ के बढ़ते ग्लोबल पावर फुटप्रिंट की वजह से पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड का एंटिसिपेशन किया जा सकता है, बिकॉज ग्लोबल साउथ इज चैलेंजिंग द हिस्टोरिकल डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल नॉर्थ बोथ ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पैरामीटर्स पे. इसके अलावा एशियन नेशंस especially India, China are playing an important role in global order. इसीलिए ट्रेडिशनल सेंटर्स ऑफ पावर भी शिफ्ट हो रहे हैं. That's why अब एशियन सेंचुरी को भी इमेजिन किया जा रहा है फॉर पावर. The most important and landmark event happened in 2023 जब African Union, a 55 member group countries, became part of G20. It showed the growing collective voice of developing countries in multilateral forums. Next, Global South is demanding reforms in global international institutions. Global South believes कि inclusivity and sustainable global order is the need of the hour. और Global South को engage करना is important when we are talking about global order. Finally, if you want to understand how Global South is reshaping the world, here is the answer. Global South is shifting economic and political power. दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया है कि इकोनॉमिक वेल्थ शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक विच मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज से एशियन पैसिफिक रीजन में डेवलपिंग एंड अदर कंट्रीज. प्रोजेक्शन है कि 2030 में दुनिया के 3 आउट ऑफ 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ग्लोबल साउथ कंट्रीज से बिलोंग करेंगे. वो 3 कंट्रीज इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना होंगे. दोस्तों, ब्रिक्स कंट्रीज के कंबाइंड जीडीपी ने ऑलरेडी G7 कंट्रीज के जीडीपी को सरपास किया है. फाइनली, हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल नॉर्थ है ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. लेकिन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ग्लोबल साउथ ने फिनोमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ रिकॉर्ड की है. In fact, Global South collectively strive कर रहा है to shape more inclusive and just global order. Because 39% of global GDP or 85% of global population of the Global South countries can neither be ignored nor underestimated in international relations. With this, आज का वीडियो खत्म होता है. दोस्तों, आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आई होप आप सबको ग्लोबल साउथ का ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा. आपका कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. दोस्तों, इसी के साथ वी होप आप सब एडुराही के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे. सब्सक्राइब करने के साथ साथ एडुराही चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन एडुराही.